सो वेलकम। आज हम करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ द ईयर 2020। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो इफ एक्स एंड वाई आर द टू इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्स एंड वाई क्या है? टू इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज मतलब जो मास पे डिपेंड नहीं करती, मतलब सिस्टम के एक्सटेंट पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो दोज आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। In which among the following relation fail to identify Z as another thermodynamic property? तो इनमें से कौन सा रिलेशन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? तो सपोज Z कोई भी एक फंक्शन है एक्स वाई का, तो पार्शियल डिफरेंशियल सेंस में उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, डी जेड इज इक्वल टू डो जेड बाई डो एक्स, एक्स कॉन्स्टेंट टाइम डी एक्स प्लस डो जेड बाई डो वाई, वाई कॉन्स्टेंट टाइम्स डी वाई। इसको सिंपल टर्म्स में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी जेड। ठीक है, तो डी जेड कैन बी रिटन लाइक दिस। और अगर जेड को थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करना है, मतलब इफ जेड हैज टू बी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, देन ये वाला इक्वेशन क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट। मतलब कैसा? दैट इज कि एग्जैक्टनेस की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज डो एम बाय डो वाई at x equal to constant must be equal to dou n by dou x at y is equal to constant। अगर ये एग्जैक्टनेस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फॉर दिस फंक्शन z, तो z क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो एग्जैक्टनेस वाली कंडीशन सेटिस्फाई कौन से वाले के लिए हो रही है वो चेक करते हैं हम, और जिसके लिए नहीं हो रही होगी वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी सेट, मतलब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। उन्होंने फेल्स बोला है ना, फेल्स टू आइडेंटिफाई जेड एज अनदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। सो हियर m इज x, n इज y। तो m क्या है यहाँ पर? x है, n है, y। तो डो m बाय डो y इज जीरो, डो n बाय डो x इज ऑल्सो जीरो। तो पहला वाला तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। सेकंड वाला सॉरी गलत हो गया शायद, वेट अ सेकंड। सो इट इज, यहाँ पे m क्या है? y है। ठीक है, because m dx ना, so m is y, n is x, so dou m by dou y is 1 and dou n by dou x is also 1, so 1 is equal to 1। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो a वाला फंक्शन तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। और सिमिलरली यहाँ पे हम b वाले के लिए करते हैं, दैट इज b क्या है हमारा? यहाँ पर m है हमारा माइनस वाई, n है यहाँ पर x, तो डो m बाय डो y आएगा -1 और डो n बाय डो x आएगा 1। -1 और 1 बराबर नहीं है, मतलब दिस फंक्शन इज फेल टू सेटिस्फाई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। बाकी ये दोनों आप ऐसे ही, मतलब यहाँ पे m आ जाएगा 1, n आ जाएगा 2, तो ये भी सेटिस्फाई कर देगा, 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे m आ जाएगा y बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m, और n आ जाएगा 1 बाय एक्स, तो डो m बाय डो y इज 1 बाय एक्स स्क्वायर, डो n बाय डो x इज ऑल्सो -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर है, तो इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो सिर्फ बी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइंड बाय। इंटरनल एनर्जी कौन से लॉ से डिफाइन करते हैं? तो फर्स्ट लॉ से। कैसे? दैट इज माई डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी ई, and dE can be written as du plus dke plus dpe। So internal energy is defined by first law of thermodynamics, so B is the correct answer। ये चेंज इन एनर्जी में एक कंपोनेंट इंटरनल एनर्जी का भी है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने? एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पी वी रेस टू पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उसके लिए अगर n इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा? पी वी रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रोसेस मतलब आइसोबारिक प्रोसेस, दैट इज कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इज। तो ये होता है सीओपी ऑफ हीट पंप इज 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। कैसे आता है ये? सपोज this is say some temperature TH, this is refrigerator,
एंड दिस इज सेट TL। तो यहाँ से Q मतलब लोअर टेम्परेचर पे है, ये Q हायर टेम्परेचर पे है, ये वर्क इनपुट है, ठीक है, W। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, मतलब ये रेफ्रिजरेटर तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कर रहा है ना, सो इट इज जितनी एनर्जी आ रही है उसमें हीट के फॉर्म में आ रही है, वर्क के फॉर्म में आ रही है, उतनी ही रिजेक्ट हो रही है QH। तो ये तो हो जाएगा एनर्जी बैलेंस। और COP क्या आता है रेफ्रिजरेटर का, रेफ्रिजरेटर इज मतलब रेफ्रिजरेटर के लिए COP इज डिजायर इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। तो डिजायर इफेक्ट क्या है रेफ्रिजरेटर के लिए, इट इज नथिंग बट QL एंड वर्क इनपुट इज W। एंड COP ऑफ हीट पंप इज, और हीट पंप के लिए अगर सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में हीट पंप वर्क कर रहा है तो डिजायर्ड इफेक्ट इज नथिंग बट QH एंड वर्क इनपुट इज W। सो QH कैन बी रिटन एज COP हीट पंप इज इक्वल टू QH मतलब QL प्लस W by W, that is 1 plus QL by W, and it is 1 plus COP of refrigerator, COP of heat pump. This is possible if heat pump and refrigerator both are working between same temperature limit. ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा A. I hope you got it. Coming to the next question. अगर L1, L2, L3 are the latent heat of vaporization at critical temperature of nitrogen, water and ammonia, then which of the following is correct? तो critical temperature पे पता है हमें क्या होता है, so this is critical point and temperature corresponding to it. Suppose this is TV plot like this, किसी भी substance के लिए, तो critical temperature के corresponding enthalpy of latent heat of vaporization क्या होती है, suppose हम हीट कर रहे हैं सब्सटेंस को, बाद में कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब फेज चेंज हो रहा है, तो जो हीट लग रही है लैटेंट हीट मतलब जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है फिर भी एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं हीट के फॉर्म में, दैट हीट इज नोन एज लैटेंट हीट। तो वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होती है, ठीक है। तो सब्सटेंस कोई भी होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्रिटिकल पॉइंट पर क्या हो जाएगी, 0। क्लियरली दिख रहा है हमें, बिकॉज ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लिक्विड डायरेक्ट वेपर में फ्लैश हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू, मतलब फेज चेंज हुए बिना सीधा वेपर फेज में चले जाता है, ठीक है। तो उसके लिए लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी, 0। तो या तो नाइट्रोजन हो या तो वाटर हो या तो अमोनिया, तीनों के लिए क्या होगी, 0, मतलब तीनों की क्या होगी, बराबर, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अ न्यू टेम्परेचर स्केल in a degree N is proposed where normal freezing and normal boiling point, तो freezing point दे रखा है और boiling point दे रखा है न्यू स्केल में, and if the temperature of the system is measured to be 0, मतलब वो डिग्री N कोई रेफरेंस यूनिट है, जैसे डिग्री सेल्सियस होता है वैसे डिग्री N में कोई स्केल है, देन इस टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सेल्सियस स्केल इज। तो क्या दे रखा है उन्होंने, तो कैसे करते हैं हम, सपोज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस टेम्परेचर एट फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन टेम्परेचर इन, we say temperature of steam point that is 100 minus temperature of ice point is equal to temperature in any random scale at any value, मतलब जो निकालना है हमें, और temperature in ice point on that scale is equal to temperature in steam point minus temperature in ice point, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन हमेशा वैलिड रहता है किसी भी चीज के लिए। ये कैसे आता है, बिकॉज 100 माइनस 0, तो इट इज फंक्शन ऑफ सम प्रॉपर्टी। मतलब टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, किसी प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा होगा, जैसे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी, मतलब हम थर्मोमीटर से मेजर कर रहे हैं, सपोज मर्क्यूरी ग्लास थर्मोमीटर है, तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, लेंथ, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो लेंथ में चेंज आ रहा होता है ये सेम टेम्परेचर के लिए, और टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो मॉलिक्यूलर लेवल पर काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की, तो उसको टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है। और काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहने वाली है मॉलिक्यूल की, एक गिवन स्टेट पे, एक गिवन थर्मोडायनेमिक स्टेट पे, तो वो जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो भी सेम ही रहेगी। तो हम चाहे ये वाले स्केल में देखें या तो ये वाले स्केल में देखें, दोनों में से कोई भी स्केल में देखिए, तो ये थर्मोडायनेमिक मतलब ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी तो सेम ही रहने वाली है। मतलब ये जो टेम्परेचर चेंज है वो एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम।
और ये वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है एज लॉन्ग एज प्रॉपर्टी, मतलब एक गिवन स्टेट पर ना टेम्परेचर, मतलब वो उसका मेजरमेंट का स्केल बदल रहा है, लेकिन वो टेम्परेचर जो रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकली वो तो नहीं बदल रहा है ना, बिकॉज टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटिंग सम काइंड ऑफ व्हाट वी से काइनेटिक एनर्जी एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो वो नहीं चेंज हो रहा है, बस बदल क्या रहा है मेजरमेंट की स्केल। तो जब स्केल बदल रही है तो मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं बदल रही, तो ये जो प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है वो भी नहीं बदलेगा। इसलिए हम इन दोनों स्केल को क्या कर पा रहे हैं, इक्वेट कर पा रहे हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा कैसे इक्वेट कर पा रहे हैं। तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, अगर मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होगी तो सिंपल इसको ध्यान में रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो डिग्री सेल्सियस में क्या वैल्यू होगी वो पूछ रहे हैं हमें। तो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू से टी होगी, जब ये टी मतलब कोई स्केल में उसकी वैल्यू 0 डिग्री एन आ रही है तब टेम्परेचर की वैल्यू टी आएगी डिग्री सेल्सियस में। हम एज्यूम कर रहे हैं टी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इस टी की वैल्यू क्या है 0 एंड आइस पॉइंट इज -500, स्टीम पॉइंट इज 100 एंड आइस पॉइंट इज -500, so it is t by 100 and it is -500 by -400, ये 0 0 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, so it is t is equal to 500/4, so it is ये 125 into it is 250, so it will come out as 125 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो ये वाला रिलेशन ध्यान में रखिए। सीधा मतलब ये आइस पॉइंट पे टेम्परेचर होता है किसी भी आर्बिटरी स्केल पे, ये स्टीम पॉइंट पे, ये आइस पॉइंट पे, और डिग्री सेल्सियस, और आइस पॉइंट वाला डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 0 होता है इसलिए हमने 0 रख दिया। स्टीम पॉइंट का 100 होता है और आइस पॉइंट का 0 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट Z1 रिप्रेजेंट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एयर एट 2 bar and 600 Kelvin and Z2 represent compressibility factor of air at 1 bar and 300 Kelvin. If air is assumed to be an ideal gas, एयर को आइडियल गैस एज्यूम कर रहे हैं हम, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, दैट इज V एक्चुअल बाई V आइडियल। ठीक है, और जब एयर को आइडियल गैस एज्यूम कर रहे हैं तो एक्चुअल वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो या तो Z1 ले ले या तो Z2 ले ले, Z1 by Z2 क्या आ जाएगा, 1। तो 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये यहाँ पे कीवर्ड है, एयर इज एज्यूम टू बी एन आइडियल गैस। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय एन हीट इंजन फ्रॉम द सोर्स, दैट इज 900 केल्विन पे सोर्स है एंड हीट इंजन है एक, वो हीट रिसीव कर रही है एट द रेट ऑफ 600 किलो जूल पर सेकंड एंड इंजन रिजेक्ट हीट टू द सिंक। सो सिंक पर कितने हीट, मतलब सिंक का टेम्परेचर है 300 केल्विन एंड इट इज डेवलपिंग वर्क 200 किलोवाट। 600 किलो जूल पर सेकंड इज नथिंग बट 600 किलोवाट। तो रिजेक्ट कितनी कर रही है, इट इज 400 किलोवाट। कैसे आया, फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो आ जाएगा, दैट इज फॉर साइक्लिक प्रोसेस, नेट हीट ट्रांसफर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पर एक ही वर्क है, दैट इज W आउट एंड यहाँ पर Q इन माइनस Q आउट। तो यहाँ से हम निकालेंगे Q आउट की वैल्यू, तो Q आउट की वैल्यू आ जाएगी 600 माइनस 200 दैट इज 400। तो ये आ गया फर्स्ट लॉ से Q आउट की वैल्यू। तो नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने, इरिवर्सिबिलिटी रेट ऑफ द प्रोसेस। तो इरिवर्सिबिलिटी कैसे निकालते हैं, वी नो दैट इरिवर्सिबिलिटी इज गिवन बाय T नॉट इंटू एस जेन। ठीक है, दैट इज इरिवर्सिबिलिटी। और किसी भी हीट इंजन के लिए दैट इज हीट इंजन लाइक दिस QL is set TL। किसी भी हीट इंजन के लिए इरिवर्सिबिलिटी रेट निकालना है, दैट इज एंट्रोपी जनरेशन निकालना है, तो क्या कर लेंगे, पूरे इसको सिस्टम मान लेंगे, बाकी इसके बाहर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जितना भी हो रहा है यहाँ पे ही हो रहा है। तो डेल्टा एस यूनिवर्सिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम 1 डेल्टा एस सिस्टम 2 प्लस डेल्टा एस हीट इंजन। और हमें पता है हीट इंजन साइक्लिक प्रोसेस में जा रही है तो हीट इंजन की एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगी, 0।
और ये हमने बाउंड्री कहाँ पे मानी है, तो ये ट्रिक कैसी है, मतलब हमने यहाँ पर व्हाट वी से, अगर यहाँ से मतलब ऐसी बाउंड्री मानी है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या है, सेम। वाई, बिकॉज ये अपने आप एज ए आइडियाबैटिक बाउंड्री फंक्शन करेगा, बिकॉज सेम टेम्परेचर डिफरेंस के अक्रॉस एनर्जी इंटरेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इस तरह से बाउंड्री मानी है हमने कि इस बाउंड्री के अक्रॉस हीट ट्रांसफर ना हो। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हीट इंजन का तो जीरो हो जाएगा, और सिस्टम वन क्या है, दैट इज सिस्टम वन से हीट रिजेक्ट हो रही है, दैट इज माइनस क्यू एच बाय टी एच, एंड सिस्टम टू पे हीट आ रही है, दैट इज क्यू एल बाय टी एल। और डेल्टा एस यूनिवर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी प्लस एस जेन, ठीक है। वाई, बिकॉज एंट्रोपी चेंज कैन बी रिटर्न एज डेल क्यू बाई टी प्लस एस जेन। और यूनिवर्स में हीट इंटरेक्शन होता नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हीट इंटरेक्शन कहीं किसी के साथ नहीं होता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो एंट्रोपी बढ़ने के चांसेस कैसे है, सिर्फ एंट्रोपी जनरेशन से। तो इट इज क्यू एल बाई टी एल माइनस क्यू एच बाय टी एच। ये तो हो गया है एंट्रोपी जनरेशन। तो क्यू एल इज 400 बाय 300, 400 by 300 minus QH by TH it is 600 by 900। तो ये आ जाएगा 4/3 minus 2/3, तो इट विल कम आउट एज 2/3 इन किलो जूल पर केल्विन। तो ये तो हो गया एस जेन। इरिवर्सिबिलिटी विल कम आउट एज, हम ये जो टी नॉट है उसको भी 300 मान लेंगे, बिकॉज और कुछ दी नहीं है वैल्यू। तो डेड स्टेट पे जो टेम्परेचर होगा दैट इज नथिंग बट 300, सो इट इज 300 मल्टीप्लाइड बाय 2 into 3, 2/3 सॉरी, सो इट विल कम आउट एज किलो जूल पर सेकेंड आई, इट इज किलो जूल पर सेकेंड केल्विन, ठीक है। बिकॉज ये हीट ट्रांसफर जो था वो रेट के टर्म में था, दैट इज किलो जूल पर सेकेंड टर्म्स में था। सो इट विल कम आउट एज किलो जूल पर सेकेंड केल्विन, दैट इज वॉट पर किलोवाट पर केल्विन। तो इरिवर्सिबिलिटी विल कम आउट एज 200 किलोवाट। तो आई होप यू गॉट द आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 200 किलोवाट, ठीक है। तो फॉर इट 200 किलोवाट इज द करेक्ट आंसर। देन कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, दे रखा है उन्होंने एन इंजन वर्किंग ऑन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल एज अ कॉम्प्रेशन रेशियो 18, सो आरसी इज अ कॉम्प्रेशन रेशियो 18 दिया है, कट ऑफ रेशियो 1.7 दिया है, सो द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गैमा दे रखा है 1.4, थर्मल इफिशियंसी ऑफ द साइकिल। तो डीजल इंजन के लिए थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला पता होगा आपको, नहीं पता है तो इन सब से हम टेम्परेचर के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है। कैसे आता है वो, इट इज आर सी रेस टू पावर गैमा माइनस 1 इंटू गैमा अपॉन बीटा रेस टू पावर गैमा माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस 1, जहाँ पर बीटा क्या है कट ऑफ रेशियो और आरसी क्या है कॉम्प्रेशन रेशियो। एक बार डीजल साइकिल बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस ऑन पीवी प्लॉट। सो दिस इज प्रोसेस 1 से लेके 2 तक आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन, 2 to 3 इज आइसो बारिक हीट एडिशन, 3 से 4 इज आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन, 4 to 1 इज आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन। तो ये V1 by V2 का जो रेशियो होता है इज नथिंग बट RC, दैट इज कॉम्प्रेशन रेशियो, एंड V3 by V2 का जो रेशियो होता है इज नथिंग बट बीटा, दैट इज कट ऑफ रेशियो, ठीक है। और इस साइकिल को बोलते हैं डीजल साइकिल। तो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट फॉर क्वेश्चन नंबर 9 आंसर एज, परसेंटेज में बोला है ये, ध्यान में रखना है आपको। सो 9 के लिए आंसर आता है, इट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इट इज in the range of 63.5 to 65.5। ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, इसके बीच में ही आ जाएगा आंसर, ये फॉर्मूले में वैल्यू रख के देखेंगे तो, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। और सिस्टम विद अ रिजिड वॉल इज इनिशियली एट अ टेम्परेचर T1, ठीक है। तो एक सिस्टम है दैट इज इनिशियली एट अ टेम्परेचर T1 एंड इट्स वॉल इज रिजिड,
It is initially at a temperature T1. It is used as a heat engine, source for heat engine. तो इसको एज अ सोर्स यूज कर रहे हैं हम हीट इंजन के लिए. सो यहाँ से क्या हो रही है, QH अमाउंट में हीट बाहर जा रही है एंड इट रिजेक्ट टू अ रिजर्वायर मेंटेन एट T0. तो हीट इंजन किसको रिजेक्ट कर रही है, हीट एक रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर है T0, उसको रिजेक्ट कर रही है से QL अमाउंट में. तो वर्क आउटपुट क्या आ जाएगा, W. ठीक है. और फर्स्ट लॉ के हिसाब से QL की वैल्यू क्या आएगी, इट इज QH माइनस W. ये ऊपर ही बताया मैंने कैसे आता है करके, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क. और ये कब तक हो रहा है, और स्पेसिफिक हीट सिस्टम की क्या है, कांस्टेंट है. एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फाइनली रिड्यूसेस टू T0, ये जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर फाइनली क्या हो जा रहा है, T0. तो हीट ट्रांसफर कितना होगा सिस्टम से, इट इज CV T1 माइनस T0. कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हीट ट्रांसफर इज नथिंग बट CdT एंड इट इज CV T1 माइनस T0. तो इतना हीट ट्रांसफर मतलब यहाँ से हीट बाहर जा रहा है, ये मैग्नीट्यूड है उसका, क्योंकि सेंस हमने ऑलरेडी बता रखा है कि ये सिस्टम से बाहर जा रहा है, मतलब हीट इंजन को सप्लाई कर रहे हैं हम. तो क्या हो रहा है देन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क रिकवरेबल फ्रॉम द हीट इंजन पर यूनिट मास ऑफ द सिस्टम. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क कब मिलेगा हमें वो बताना है इस हीट इंजन से. तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, सपोज इनिशियली T1 पे था, बाद में T0 पे हो गया. तो QH की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज CV T1 माइनस T0 एंड दिस इज हीट इंजन, दिस इज वर्क एंड QL इज इक्वल टू QH माइनस W एंड इट इज रिजेक्टिंग टू T0. जैसे पिछले क्वेश्चन के लिए माना था वैसे हम बाउंड्री मान रहे हैं. कैसी, मतलब इस बाउंड्री के अक्रॉस यहाँ जो टेम्परेचर है वहाँ भी वही टेम्परेचर होगा, मतलब इसके अक्रॉस जो व्हाट वी से हीट ट्रांसफर है वो नहीं होगा. सो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या हो जाएगा, so डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम 1, दिस इज सिस्टम 2 एंड हीट इंजन इज सिस्टम 3. डेल्टा एस सिस्टम 1 प्लस डेल्टा एस सिस्टम 2 प्लस डेल्टा एस सिस्टम 3. ठीक है, क्योंकि ये तीनों सिस्टम मिला के क्या बन रहा है हमारा एनवायरमेंट, जिसके अक्रॉस कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो वो पूरा हमारा यूनिवर्स बन रहा है. तो यूनिवर्स के लिए क्या होता है, दैट इज del Q बाई T प्लस एस जेन इज इक्वल टू डेल्टा एस 1 प्लस डेल्टा एस 2 प्लस डेल्टा एस 3. तो डेल्टा एस 3 मतलब हीट इंजन के अक्रॉस जो एंट्रोपी चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. वाई, बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस में कोई भी प्रॉपर्टी का, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का चेंज क्या होता है, 0. सो इट इज डेल्टा एस 1 प्लस डेल्टा एस 2. और ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में कभी कोई एनर्जी का इंटरेक्शन होता ही नहीं है, तो हीट ट्रांसफर होगा नहीं. तो एंट्रोपी कैसे बढ़ सकती है, ओनली ड्यू टू एंट्रोपी जनरेशन. सो दिस इज द इक्वेशन. और सिस्टम 1 के लिए उन्होंने मेंशन किया है दैट इज इट इज अ रिजिड सिस्टम. सो एंट्रोपी चेंज क्या आ जाएगा, इट इज CV ln T2 बाई T1. फॉर अ रिजिड सब्सटेंस एंट्रोपी चेंज ऐसे निकलता है. एंड सिस्टम 2 के लिए क्या आ जाएगा, इट इज रिसीविंग हीट, सो डेल्टा S2 विल कम आउट एज QL बाई T0, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट रिसीव कर रहा है एंड इट इज QH माइनस W बाई T0. सो ये डेल्टा S2 की वैल्यू आ जाएगी. एंड डेल्टा S1 T2 क्या है हमारा, T2 इज नथिंग बट T0. ठीक है, तो डेल्टा S1 विल कम आउट एज माइनस CV ln T0 बाय T1 बाय T0. बिकॉज ये T2 बाई T1 था, T2 की वैल्यू T0 थी और T1 की वैल्यू T1 ही थी. हमने इसको उल्टा कर दिया, रिवर्स करने पे साइन चेंज हो जाता है लॉग का, तो ये डेल्टा S1 की वैल्यू आ गई. तो उन्होंने क्या बोला है कि इस सिस्टम से हमें मैक्सिमम पॉसिबल वर्क कब मिलेगा. तो कब मिल सकता है, अगर ये जो सिस्टम है हमारा पूरा, अगर वो रिवर्स, उसमें इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी इरिवर्सिबिलिटीज ना हो, तो उस केस में हमें क्या हो सकता है कि मैक्सिमम पॉसिबल वर्क मिल सकता है. तो उसके लिए एंट्रोपी जनरेशन क्या होना चाहिए, 0. अगर एंट्रोपी जनरेशन 0 होएगा तो कोई भी इरिवर्सिबिलिटीज नहीं रहेगी, किसी भी मैनर में इरिवर्सिबिलिटीज प्रेजेंट नहीं रहेगी सिस्टम में. तो उस केस में हमें मैक्सिमम पॉसिबल वर्क मिल सकता है. तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इट इज CV ln T1 बाई T0
So it is T1 by T naught, it is delta S1, and S2 is QH minus W by T naught is equal to 0. So W की वैल्यू क्या आ जाएगी? It is minus CV ln T1 by T naught, CV T naught से मल्टीप्लाई कर देंगे. So it is QH is equal to W, and W is equal to QH की वैल्यू क्या है? It is CV T1 minus T naught minus CV T naught ln T1 by T naught. So taking CV common, it will come out as T1 minus T naught minus T naught ln T1 by T naught. तो ये आ जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल वर्क इन एब्सेंस ऑफ एनी इरिवर्सिबिलिटीज, विच मीन्स दैट व्हेन क्या बोलते हैं एंट्रोपी जनरेशन विल बी 0. सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वर्क. इसके साथ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन 1 इज मैचिंग विद दिस आंसर. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? अ रिवर्सिबल हीट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन टू रिजर्वायर मेंटेन एट T1 एंड T2 where T1 is more than T2. So T1 is a high temperature reservoir. This is heat engine. T2 is low temperature reservoir. And for a reversible reservoir, we know some work is getting. Which one of the following is the most effective in increasing its thermal efficiency? Thermal efficiency is given by 1 minus T lower by T higher. So it is nothing but 1 minus T lower is T2, T higher is T1. So पहले हम T1 कांस्टेंट रखते हैं और T2 को बढ़ाते हैं, मतलब T2 को कम करते हैं. दैट इज डी नीटा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इफिशिएंसी विद T1 निकालते हैं हम, कीपिंग T2 एज कांस्टेंट. तो ये क्या आ जाएगा? इट इज माइनस T2 और इट इज प्लस T2 बाई T1 स्क्वायर. सो इट इज T2 बाई T1 स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसका, when we are keeping T2 as a constant और differentiating with respect to T1. सिमिलरली हम सेकंड करेंगे, मतलब दूसरा केस कंसिडर करके देखेंगे. दैट इज डी नीटा बाई डी T2 कीपिंग T1 एज कांस्टेंट. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इट विल कम आउट एज -1 बाई T1. तो मैग्नीट्यूड वाले टर्म में देखेंगे तो डी नीटा बाई डी T2 T1 कांस्टेंट और डी नीटा बाई डी T1 कीपिंग T2 कांस्टेंट. तो अगर हम T2 क्या है हमारा? T2 है लोअर टेम्परेचर. तो अगर हम लोअर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कम करते हैं, ठीक है, तो इफिशिएंसी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी एज कंपेयर टू अगर हम व्हाट वी से T1 दैट इज हायर टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो. क्योंकि हमें दिख रहा है ये फॉर्मूले से, दैट इज इसमें डिनोमिनेटर में T1 का स्क्वायर है. T1 का स्क्वायर है, मतलब ये इफिशिएंसी का रेट ऑफ चेंज T1 पे डिपेंड कर रहा है. एज कंपेयर टू दिस, इसमें इफिशिएंसी का रेट ऑफ चेंज T2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है. तो अगर हम T1 बढ़ाएंगे तो जो इफिशिएंसी बढ़ने का रेट है T1 बढ़ाने के साथ, वो कांस्टेंट T2 के लिए क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा. तो हमारा मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन क्या है कि हम T1 कांस्टेंट रखें, मतलब हायर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें और जो लोअर टेम्परेचर है उसको कम करते जाए. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. वेट अ सेकंड. So D is the correct answer for this. 12th question is a 4 meter cube reservoir contain 10 kg of real gas. So its volume is, specific volume will be 0.4 meter cube per kg. ठीक है ना? Volume divided by mass is nothing but specific volume. टेम्परेचर दे रखा है उन्होंने 200 केल्विन. अगर गैस वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉलो कर रही है विथ कांस्टेंट एज, कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है उन्होंने ए और बी की, और ये बी के वैल्यू से क्लियरली पता चल रहा है और हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम के टर्म में रखना है. वाई? बिकॉज हमें पता है वैन डर वाल इक्वेशन कैसा रहता है. इट इज लाइक दिस, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम. तो बी की यूनिट मीटर क्यूब पर के जी है, तो यहाँ पर जो वी है उसकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए? मीटर क्यूब पर के जी. तो बी की कांस्टेंट की यूनिट से हमें पता चल जाएगा कि वी की यूनिट क्या होनी चाहिए. अगर ये मीटर क्यूब पर किलोमोल होता है यहाँ पर, तो हम इसको किलोमोल के टर्म में रखते हैं. तो सबसे पहले हमें वैन डर वाल इक्वेशन का अगर आएगा तो बी के लिए देख लेना है कि उसकी यूनिट्स क्या है, और वो होने के बाद फिर हम
जज करेंगे कि हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम किस टर्म में रखना है। तो यहाँ से हमें V पता है, B पता है, A पता है, V भी पता है, P कैलकुलेट करना है, R मालूम है दैट इज 0.187। जल्दी में इट इज 0.287 मत ले लेना एयर के लिए, ठीक है, क्योंकि ये एयर नहीं है, कोई और गैस है। और टेम्परेचर पता है 200 केल्विन। तो सारी वैल्यूज पता है हमें, बस P की वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करेंगे हम, तो 12th का आंसर आता है हमारा, मिस सी, इट इज B। तो 94.6 किलो पास्कल इज द करेक्ट आंसर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर दे रखा है जिसका प्रेशर है 86 किलो पास्कल और स्पेसिफिक वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब पर केजी इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर till it reaches 627 degree Celsius. If air is assumed to be an ideal gas with a constant specific heat and gas constant is given as this and C और gamma दिया है that is the ratio of specific heat, then change in specific entropy of the air. तो entropy change of air निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, it is Cp ln T2 by T1 minus R ln P2 by P1। एक और रहता है that is CV ln T2 by T1 minus R ln, it is not minus, it is plus R ln V2 by V1। तो ये वाला क्यों यूज करना है, कैसे पता चला हमें, कांस्टेंट प्रेशर बोला है उन्होंने, तो P2 और P1 सेम हो जाएंगे, तो ln यहाँ पर 1 आ जाएगा और ln 1 क्या आता है 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, वैनिश। तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए ये इक्वेशन यूज करना कन्वीनियंट है रादर देन ये। अगर रिजिड बोल रहे हैं, रिजिड कंटेनर, वॉल्यूम इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो ये टर्म 0 हो जाता है, तब ये वाला इक्वेशन यूज करना कन्वीनियंट रहता है। लेकिन यहाँ पर ये इक्वेशन यूज करना कन्वीनियंट है। सो इट इज Cp ln T2 by T1, इट्स नथिंग बट डेल्टा एस, दैट इज चेंज इन स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ द एयर। तो टेम्परेचर एट स्टेट 2 इज गिवन दैट इज T2 इज 627 डिग्री सेल्सियस। बोला है ना उन्होंने, एयर एट अ प्रेशर, इतने प्रेशर पर है, दैट इज दिस इज इनिशियल कंडीशन, और हीट किया जब तक टेम्परेचर 627 नहीं होता, दैट इज 627 प्लस 273, 7 3 10 एंड इट इज 9, सो इट इज 900 केल्विन। और यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा एब्सोल्यूट इसमें रखना है, मतलब केल्विन में रखना है। तो T2 तो आ गया, T1 कैसे आएगा, इट इज P1 V1 बाय M R T1 एंड इट इज P1 mu1 बाय R T1 वेयर V1 इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो P1 दिया है 86, इट इज गिवन एज 1, R इज 0.287, तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी इन केल्विन, बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन से T1 का में आता है हमेशा केल्विन। तो T2 पता चल गया हमें केल्विन में, T1 पता है, Cp इज 1.005। ये कैसे आया, बिकॉज Cp तो दिया नहीं है, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, R पता है, एंड Cp बाय Cv इज इक्वल टू गैमा। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो Cp की वैल्यू आती है गैमा अपॉन गैमा माइनस 1 इंटू R, ठीक है। ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने पे तो Cp की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन आफ्टर सॉल्विंग दिस, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ गामा एंड R। तो Cp आ गया, T2 आ गया, T1 आ गया, तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा हमारा फॉर 13, लेट मी सी, इट इज ऑप्शन ए। तो ये आंसर आ जाएगा आपका वैल्यूज रखने के बाद, ठीक है। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, एक एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल दिया है जिसका कॉम्प्रेशन रेशियो है 4, RC1 इज नथिंग बट 4, और बाद में कॉम्प्रेशन रेशियो क्या कर दिया, RC2 इज चेंज टू 6 और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 1.4, देन परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स थर्मल एफिशिएंसी। सो परसेंटेज इंक्रीज इज η2 by η1 into 100, ठीक है। दिस इज परसेंटेज चेंज। कैसे आया, मतलब जितना चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियली जो भी थी, तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज 1/1 RC रेज़्ड टू पावर गैमा माइनस 1। तो पहले के लिए निकालेंगे हम, दैट इज η1 विल कम आउट एज 1/1/4 रेज़्ड टू पावर 0.4, गैमा माइनस 1 इज 0.4, η2 आ जाएगा 1 - 1/6 का पावर 0.4। तो ऐसे η1 की वैल्यू आ गई, η2 की वैल्यू आ गई, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा हमारा फॉर 14, इट इज ऑप्शन ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। पुट द वैल्यू किट द आंसर वाला प्रॉब्लम है, ये भी थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो तो करना ही पड़ेगा उतना। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
In a mixture of gases, there are 0.1 kilomole oxygen, 0.1 kilomole nitrogen, 0.8 kilomole मीथेन, और मोलर मास दिया है O2N2CH4 का 32 kg per kilomole, 28 and 16. We know that मतलब number of moles is nothing but mass by molar mass. तो mass is number of moles into molecular mass. तो mass of O2 क्या आ जाएगा, number of moles of O2 that is 0.1 और molecular mass of O2 that is 32. So it is 3.2 kg, क्योंकि किलोमोल किलोमोल कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, kg. एंड मास ऑफ N2 विल बी 0.1 into 28, 2.8 kg. Mass of CH4 is 0.8 into 16. So इसका आंसर आएगा, it is 16 into 0.8, 12.8 kg. एंड मास फ्रैक्शन निकालना है N2 गैस का. तो मास फ्रैक्शन ऑफ N2 दैट इज XN2 इज नथिंग बट मास ऑफ N2 बाय टोटल मास. मास ऑफ N2 इज 2.8, टोटल मास इज 2.8 प्लस 12.8 प्लस 3.2, तो ये आता है 18.8. ऑन सॉल्विंग इट इज कमिंग एज 0.1489. So C is the correct answer. This is how mass fraction of N2 is calculated. Then next question पे आते हैं. A particular gas sample initially maintained at 6000 centimeter cube and 600 kilopascal. Compress किया है उसको during a quasi-static process. PV square is equal to constant. And compression continues till volume become 200 centimeter cube. Then the magnitude of corresponding work transfer. So magnitude of work transfer is PdV, and PdV is nothing but for any polytropic process following PV raised to power n is equal to constant. वर्क का क्या इक्वेशन आता है आफ्टर इंटीग्रेटिंग, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1. तो P1 की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 100 एंड V1 इज 100, 6000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 का पावर माइनस 2 मीटर. सेंटीमीटर इज 10 का पावर माइनस 2 मीटर, सो इट इज 10 का पावर माइनस 6 मीटर क्यूब. माइनस P2 नहीं दिया है उन्होंने एंड V2 दिया है 2000 इंटू 10 का पावर माइनस 6, n की वैल्यू है 2 माइनस 1. तो यहाँ पर टास्क क्या है, मेन सिर्फ P2 निकालना है. ये भी बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है 2 मार्क के लिए. तो इट इज P2V2 स्क्वायर P1V1 स्क्वायर. तो हमें P2 निकालना है, V1 पता है, V2 पता है. तो वहाँ से व्हाट वी से P2 की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर V1 और V2 को मीटर क्यूब में रखना है और हमारा प्रेशर न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है. किलो पास्कल मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम मीटर क्यूब में है. तो इट इज किलो न्यूटन मीटर एंड किलो न्यूटन मीटर इज किलो जूल. तो जो हमारा वर्क ट्रांसफर का आंसर आएगा, अगर हम इसको मीटर क्यूब में रख रहे हैं तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा वर्क ट्रांसफर का फॉर क्वेश्चन नंबर 16. लेट मी सी, इट इज 1.2 किलो जूल. ठीक है, तो 1.2 इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17. CO2 गैस है, एक एडियाबैटिक रिजिड नोजल में एंटर कर रही है स्टेडीली. नोजल इज एडियाबैटिक मीन्स हीट ट्रांसफर थ्रू इट इज 0. ठीक है, इंसुलेटेड है तो यहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है. स्टेट 1, स्टेट 2. एट स्टेट 1, सो क्या बोल रहा था मैं, स्टेट 1 पर प्रेशर है 1 मेगापास्कल. टेम्परेचर इज गिवन एज 500 डिग्री सेल्सियस and in Kelvin it can be written as 500 plus 273, so it's 773 Kelvin. तो ये हो गया इनलेट पे टेम्परेचर. इनलेट पे एरिया दे रखा है दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एग्जिट वेलोसिटी दैट इज V2 इज 10 टाइम्स इनलेट वेलोसिटी. ठीक है, उन्होंने दे रखा है ये. और CO2 कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल गैस विद अ गैस कांस्टेंट दैट इज R दे रखा है उन्होंने 0.19 एंड गैमा की वैल्यू दे रखी है 1.29.
तो एग्जिट टेम्परेचर कैसे निकालना है वो बता, मतलब वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ करना क्या है इसमें। आई विल टेल यू द रोड मैप। फाइनल आंसर में बस आपको वैल्यू रखनी है। तो एक नोजल है, ठीक है, एडियाबैटिक है, मतलब कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा और नोजल में वर्क ट्रांसफर होता नहीं है। तो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज एम डॉट इन ई इन माइनस एम डॉट आउट ई आउट इज इक्वल टू डी ई बाय डी टी सी वी। स्टेडी फ्लो हो रहा है तो कंट्रोल वॉल्यूम में जो चेंजेस होंगे, सो दिस इज हाउ वी आर सिलेक्टिंग और कंट्रोल वॉल्यूम। तो कंट्रोल वॉल्यूम में चेंजेस होंगे वो नेग्लिजिबल होंगे। एंड मास बैलेंस भी हम सेम निकालेंगे, दैट इज एम डॉट इन माइनस एम डॉट आउट इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी टाइम्स सी वी। सो फॉर स्टेडी फ्लो दिस इज जीरो, सो एम डॉट इन इज इक्वल टू एम डॉट आउट। तो जो जितना मास अंदर आ रहा है उतना ही मास बाहर जाएगा। सो फाइनली हमारा क्या आएगा, ई इन इज इक्वल टू ई आउट। तो एनर्जी अंदर कैसे आ रही है, इन फॉर्म ऑफ एंथैल्पी in terms of velocity. Let me clearly write one for inlet and two for outlet. So it is h1 plus v1 square by 2000. 2000 क्यों आ रहा है, बिकॉज h1 हमेशा किलो जूल पर केजी में आता है, तो इसको किलो जूल पर केजी में लाने के लिए 1000 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इट इज इक्वल टू h2 प्लस v2 स्क्वायर बाय 2000। तो हमें क्या निकालना है, एग्जिट टेम्परेचर। तो इट इज h1 प्लस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाय 2000 इज इक्वल टू h2। v2 इज 10 टाइम्स v1 और हमें इनलेट एरिया पता है और इनलेट पे कंडीशन पता है, तो हम सारों को इनलेट वाले टर्म में लिखेंगे, दैट इज h1 प्लस v1 स्क्वायर माइनस 10 v1 स्क्वायर गिवन है 2000, h2 इज इक्वल टू, सो h1 प्लस, फाइनली सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये 10 का स्क्वायर इज 100, सो इट इज 9 माइनस 99 v1 स्क्वायर बाय 2000, इट इज h2 एंड h फॉर एन आइडियल गैस कैन बी रिटर्न एज CPT। और CP कैसे निकालेंगे, ये एयर नहीं है, ठीक है, तो 1.005 मत रख लेना जल्दी जल्दी में। तो CP निकालने का फॉर्मूला एक बार फिर से बताता हूँ मैं। तो वी नो दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू R एंड CP बाय CV इज नथिंग बट इक्वल टू गैमा, ठीक है। तो जब CP बाय CV गैमा हो गया तो इट इज इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, ये दो इक्वेशन को, तो CP की वैल्यू आ जाएगी गैमा अपॉन गैमा माइनस 1 इंटू R, ठीक है। तो जब ये गैमा अपॉन गैमा माइनस 1 अपॉन R आ गया तो गैमा की वैल्यू 1.29 दे रखी है, R की वैल्यू भी कुछ ना कुछ दे रखी है CO2 के लिए, तो इसके लिए CP की कुछ तो भी वैल्यू आ जाएगी। मेन पॉइंट ये था, एयर के लिए जो वैल्यू है वो नहीं लेनी है, इसके लिए CP निकालना है, तो यहाँ पर गलती हो सकती है। तो H2 इज CPT2 and T is in Kelvin, it is CPT1 minus 99 V1 square by 2000। सो मतलब CP पता चल गया अभी हमें, T1 नोन है दैट इज 773 और क्या अननोन है हमें, V1 अननोन है। तो मास फ्लो रेट दे रखा है उन्होंने शायद मुझे, यस 1.5 किलो जूल kg पर सेकंड। सो मास फ्लो रेट दिया है, सो वी नो दैट मास फ्लो कैन बी रिटर्न एज रो AV और इनलेट पे पता है हमें तो रो 1 A1 V1, ठीक है। तो रो 1 कैसे निकालते हैं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट PV इज इक्वल टू MRT, P is equal to rho RT. Why? Because mass by volume is density. So rho is nothing but P by RT. So rho 1 is P1 by RT1 and A1 known है, V1 निकालना है, मास known है, तो यहाँ से m डॉट RT1 by P1 A1 is equal to V1। तो इस इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा V1 known है, T1 known है, CP पता है, तो T2 विल बी T1 माइनस 99 V1 स्क्वायर बाय 2000 CP। तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज इन प्रॉपर यूनिट्स का ध्यान रखना है, बस एक गलती यूनिट्स में हो सकती है, इतना सब करने के बाद अगर
बराबर यूनिट में नहीं रखा तो गए मार्क्स। तो यूनिट्स का ध्यान रखना। तो 17 का आंसर आता है आफ्टर सॉल्विंग, इट इज 595.34 केल्विन, 595.34 केल्विन। सो 17 का वो आंसर आ जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोज सिस्टम कंटेनिंग, एक सिस्टम है विच इज कंटेनिंग 8 kg ऑफ गैस फॉलोइंग PV रेज़ टू पावर 1.2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इनिशियल प्रेशर दिया है एंड फाइनल प्रेशर दिया है, दैट इज P1 इज 1000 kPa, P2 is 5 kPa, and gas is following the relation PV raised to power 1.2 is equal to constant. Initial volume is given as 1 meter cube. Final volume आ जाएगा from PV raised to power 1.2 is equal to constant, that is P1 V1 1.2, P2 V2 1.2. तो यहाँ से आ जाएगा V2 हमारा, ठीक है। तो V2 की वैल्यू आ गई। अब जब V2 आ गया तो उन्होंने क्या बोल रखा है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिक्रीजेस बाय 40 किलोजूल पर केजी। तो गैस इज अंडर गोइंग एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन में हमें क्या मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है, ठीक है। मतलब वर्क, सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग पर, तो वर्क हमें आउटपुट मिलता है अंडर एक्सपेंशन प्रोसेस। तो 1 से 2 में एक्सपेंशन हो रहा है, तो दैट इज एनर्जी बैलेंस से क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज लाइक दिस, E in minus E out is equal to delta U, neglecting changes in kinetic and potential energy। और डेल्टा U क्या दे रखा है उन्होंने, माइनस डिक्रीजेस बाय, मतलब U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस 40 किलो जूल पर केजी, और उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलो जूल में क्या आंसर आएगा, 8, दैट इज माइनस 320 किलो जूल पर केजी। सो इट इज 320। तो E in, और क्या बोल रहे हैं उन्होंने, द हीट ट्रांसफर एसोसिएटेड विद द प्रोसेसेस। तो हीट ट्रांसफर सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं, दैट इज हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज Q इज कमिंग इन साइड द सिस्टम एंड वर्क इज लीविंग द सिस्टम, सो इट विल कम हियर। जो एनर्जी बाहर जा रही है सिस्टम से वर्क के फॉर्म में, सो इट इज W आउट। तो Q in इज माइनस 320 प्लस W आउट। और यहाँ पर हमने डायरेक्शन ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है कि बाहर जा रहा है वर्क, तो यहाँ पर हमें सिर्फ जो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1, दैट इज W1 से 2, तो इस इक्वेशन से जो वर्क डन मिलेगा ना, उसका सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पुट करना है यहाँ पर। वाई, बिकॉज हमने सेंस ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है कि सिस्टम वर्क कर रहा है, किस पर, सराउंडिंग पर, दैट इज वर्क इज लिविंग द सिस्टम। तो वर्क आउट हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है। तो नेट हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 18, इट इज 2612.40, 2612.40। Let me write the answer for you. तो ये आ जाएगा 2612.40 किलो जूल। फर्स्ट लॉ के हिसाब से आया है ये आंसर, ठीक है। ये कन्वेंशन भी मैंने आपको समझा दिया। ये सबसे कन्वीनियंट होता है, दैट इज जो एनर्जी अंदर आ रही है, जो बाहर जा रही है, इज इक्वल टू चेंज, जो चेंज हो रही है, ठीक है। एनर्जी अंदर या तो हीट के फॉर्म में आ सकती है, आइदर Q इज कमिंग इन, वर्क इज कमिंग इन, Q इज लिविंग द सिस्टम, वर्क इज लिविंग द सिस्टम, ठीक है। इट इज लाइक दिस, इज इक्वल टू डेल्टा ई। ऐसे करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगा, मतलब जो अंदर आ रही है वो हमेशा पॉजिटिव और जो बाहर जा रही है वो हमेशा नेगेटिव। और यहाँ पर हमने सेंस पहले ही एज्यूम करके रखा है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है। आई होप समझ में आया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस इज दिस मच, सो P1 is 0.8725, that is saturation pressure at 1, and T1 is 5 degree Celsius, that is 273 plus 5, so it is 278 Kelvin, and latent heat of vaporization, that is HFG 2489.1 दे रखा है किलो जूल पर केजी। गैस कांस्टेंट भी दे रखा है उन्होंने 4615 किलो जूल पर केजी केल्विन। देन द सैचुरेशन प्रेशर एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो सैचुरेशन प्रेशर दे रखा है, मतलब निकालना है हमें एट 10 डिग्री सेल्सियस क्या होगा। सो एट 10 डिग्री सेल्सियस 273 प्लस 10, सो इट इज 283 केल्विन। तो
एक स्टेट पे सैचुरेशन प्रेशर पता है, सैचुरेशन टेम्परेचर पता है, एक स्टेट पे सैचुरेशन टेम्परेचर पता है, सैचुरेशन प्रेशर नहीं पता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पता है। तो इससे क्लियर आइडिया आ गया होगा कि क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन यूज करना है हमें, जो कि कैसा होता है ln p sat 2 बाय p sat 1 hfg बाय r 1 बाय t sat 1 माइनस 1 बाय t sat 2। ये टेम्परेचर केल्विन में रखना है, प्रेशर का दोनों का यूनिट कंसिस्टेंट रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा P2 क्या आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग फॉर क्वेश्चन नंबर 19, 1.2292, इट इज 1.2292 kPa। आई होप समझ में आया आपको। अगर ये कैसे आता है, मतलब ये जो इक्वेशन होता है ना, ये मैक्सवेल रिलेशन से आता है। ये जनरली इक्वेशन जो होता है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो होता है वो मैक्सवेल रिलेशन सॉल्व करके आता है। हमें जो dp बाई dt का स्लोप मिलता है ना sfg बाई vfg, तो हम sfg को ऐसे लिखते हैं, बता ही देता हूँ मैं। हमें व्हाट वी से मैक्सवेल रिलेशन की हेल्प से ये एक इक्वेशन मिलता है हमें, dp बाई dt sat इज इक्वल टू sfg बाई vfg। sfg कैन बी रिटर्न एज hfg बाई t sat vfg। तो अगर हम आइडियल गैस के लिए एज्यूम कर रहे हैं तो vfg, मतलब अगर वेपर आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है तो vfg कैन बी रिटर्न एज vg माइनस vf। और vf तो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, स्टीम टेबल में देखेंगे तो vg के कंपैरिजन में vf की वैल्यू क्या होती है वो बहुत कम। तो vg कैन बी रिटर्न एज vfg कैन बी रिटर्न एज vg नियरली इक्वल टू, और आइडियल गैस के हिसाब से pv इज इक्वल टू RT इन स्पेसिफिक टर्म्स। तो v इज इक्वल टू RT बाई P। तो ये यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने के बाद और इंटीग्रेट करने के बाद स्टेट 1 और 2 के बीच में, स्टेट 1 एंड 2 आर डिफरेंट सैचुरेशन स्टेट विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि टरबाइन इनलेट कंडीशन ऑफ रैंकाइन साइकिल आर। तो रैंकाइन साइकिल कैसे दिखती है, so Rankine cycle looks something like this on TS plot। ठीक है, कुछ इस तरीके से आती है हमारी रैंकाइन साइकिल। सो इट इज स्टेट 1 2 3 4। तो 1 से 4 जो है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस विच टेक प्लेस इन बॉयलर, और 4 से 1 जो है, एंड 1 से 2 टरबाइन में होती है, 2 से 3 कंडेंसर में होती है, 3 से 4 पंप में होती है प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन एंड इट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। सो क्या दे रखा है उन्होंने, टरबाइन इनलेट कंडीशन दैट इज एट स्टेट 1 इट इज 10 MPa एंड 500 डिग्री सेल्सियस, और कंडेंसर प्रेशर दे रखा है दैट इज दिस, मतलब इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर है इज नथिंग बट 10 किलो पास्कल। और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड की दी है, मतलब एट स्टेट 3 एंथैल्पी दी है उन्होंने, वाइल द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दैट इज HFG एंड SFG दिया है 10 किलो पास्कल पे। ठीक है, दिस इज HFG एंड दिस इज SFG। सो एंथैल्पी एंड एंट्रोपी एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन इज, एंथैल्पी दे रखी है और एंट्रोपी दे रखी है एट स्टेट 1। देन नेग्लेक्टिंग पंप वर्क, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है साइकिल की, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। तो थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, दैट इज नेट वर्क बाय हीट इनपुट, एंड नेट वर्क इज नथिंग बट टरबाइन वर्क बाय हीट इनपुट। वाई, बिकॉज पंप वर्क नेग्लेक्ट करना है, एंड टरबाइन वर्क इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी डिफरेंस कैन बी रिटर्न एज H1 minus H2 एंड Q इन H1 minus H4। तो स्टेट 1 पर एंथैल्पी पता होनी चाहिए, स्टेट 2 पर एंथैल्पी पता होनी चाहिए, और स्टेट 4 पर एंथैल्पी पता होनी चाहिए। और जब पंप वर्क नेग्लिजिबल है तो स्टेट 3 और 4 पर जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, सेम, H3 इज इक्वल टू H4 व्हेन
WP इज नेग्लेक्टेड, ठीक है ना। तो H4 कैन बी रिटन एज H3। तो अभी मेन प्रॉब्लम क्या आ गया, H1 तो दिया है उन्होंने इनलेट टर्बाइन पर, व्हाट विज है एंथैल्पी, H1 उन्होंने, H3 दिया है, कैसे दिया है, H3 सैचुरेटेड लिक्विड की एंथैल्पी है एट 10 किलो पास्कल। सो दिस इज नथिंग बट H1, इट इज H3। अभी टास्क क्या है, H2 निकालना है। तो H2 कैसे निकालेंगे, ये जो स्टेट 2 है वो वेट वेपर रीजन में है, तो यहाँ पर हमें क्वालिटी पता होनी चाहिए। तो H2 विल बी इक्वल टू HF प्लस X टाइम HFG, और HF पता है हमें, दैट इज दिस, HFG पता है हमें, दैट इज दिस, X नहीं पता है। तो X कैसे निकालेंगे हम, तो प्रोसेस 1 to 2 इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो एंट्रोपी एट स्टेट 1 इज इक्वल टू एंट्रोपी एट स्टेट 2। तो एंट्रोपी एट स्टेट 1 इज गिवन एज 6.5955 and entropy at state is, it is 6.5995 and S2 is SF plus X times SFG। तो ये तो हो गया इक्वेशन कि प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक है, तो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, स्टेट 1 पे और 2 पे एंट्रोपी सेम होगी। तो SF नोन है हमें, कहाँ पे उन्होंने दे रखा है ये सैचुरेटेड लिक्विड की, SFG भी नोन है, ये भी उन्होंने दे रखा है। तो SF नोन है, SFG नोन है, तो यहाँ से X की वैल्यू निकल जाएगी, और जब X की वैल्यू निकल गई तो HFG नोन है, HF नोन है, तो यहाँ से H2 की वैल्यू निकल गई। और फाइनली जब हमें H2 मिल गया, H1 नोन था, H3 नोन था, तो हमारा इफिशियंसी क्या आ जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 20, इट इज इन द रेंज ऑफ 39 to 42। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मैंने मैप बता दिया आपको कैसे प्रोसीड करना है, तो जस्ट सॉल्व करना है आपको। Coming to the next question, the minimum and maximum temperature of air standard Brayton cycle. We will draw again TS plot for a Brayton cycle. So 1 से 2 is isentropic compression, 2 से 3 is isobaric heat addition, 3 से 4 is isentropic compression expansion, 4 से 1 is isobaric heat rejection। तो ये हो गई हमारी ब्रेटन साइकिल ऑन TS प्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर इज T1, इट इज 300 केल्विन, मैक्सिमम टेम्परेचर इज T3 विच इज 1100 केल्विन, दिख रहा है यहाँ पे एयर स्टैंडर्ड के लिए, दिस इज मैक्सिमम टेम्परेचर, दिस इज मिनिमम टेम्परेचर। प्रेशर रेशियो इज गिवन, दैट इज P2/P1 और P3/P4, इट इज इक्वल टू 6। वाई, ये P2/P1 और P3/P4 क्यों सेम आ गया, बिकॉज ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, 2 से 3 और 1 से 4, तो जो यहाँ प्रेशर रहेगा वो सारी स्टेट पर सेम ही रहेगा, बिकॉज इट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो RP की वैल्यू दे रखी उन्होंने हमारी, इट इज 6 प्रेशर रेशियो, एंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज गिवन एज 1.4, ठीक है। फॉर दिस साइकिल द रेशियो ऑफ नेट वर्क आउटपुट टू टर्बाइन वर्क, तो हमें क्या करना है, W नेट बाय W टर्बाइन निकालना है, दिस इज रेशियो से R। तो W नेट इज नथिंग बट टर्बाइन वर्क बाय टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क बाय टर्बाइन वर्क, सो इट इज 1 माइनस W कंप्रेसर बाय W टर्बाइन। तो अगर हम कंप्रेसर और टर्बाइन का वर्क निकाल लेते हैं तो हमें जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा। तो कंप्रेसर वर्क कैसे निकालते हैं, इट इज CP T2 माइनस T1, ठीक है, बिकॉज इट इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस अंडरगोन बाय आइडियल गैस, और इसके लिए जो होता है इट इज H2 माइनस H1। तो एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल के लिए H2 कैन बी रिटन एज CP/T2, सो इट इज CP/T2 माइनस T1। मतलब कंप्रेसर वर्क को एंथैल्पी चेंज के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर आइसेंट्रोपिक मान रहे हैं तो, बिकॉज TdS इज इक्वल टू DH माइनस VdP एंड इट इज 0, सो DH इज इक्वल टू VdP, और कंप्रेसर वर्क इज नथिंग बट W कंप्रेसर इज इक्वल टू इंटीग्रल VdP। फ्लो प्रोसेस के लिए वर्क आता है VdP के बराबर, तो इट इज नथिंग बट इज इक्वल टू DH, तो इसलिए हम इसको व्हाट वी से एंथैल्पी चेंज के फॉर्म में लिख रहे हैं।
तो ये हो गया क्लियर आपको। फिर नेक्स्ट क्या था, दैट इज टर्बाइन वर्क। सिमिलरली हम लिख सकते हैं CP T3 माइनस T1 मैग्नीट्यूड टर्म्स में, मतलब ये मैग्नीट्यूड है टर्बाइन वर्क का, ठीक है। तो इट इज मतलब H3 माइनस H1 को हम CP T3 माइनस T1 लिख सकते हैं जैसे पिछला वाला लिखा। तो हमें स्टेट 1 पर टेम्परेचर नोन है, स्टेट T3 माइनस T4, स्टेट 1 से 4 है ना, व्हाट वी से टर्बाइन वाली प्रोसेस 1 से 4 नहीं 3 से 4। तो टर्बाइन वर्क ऐसे लिख सकते हैं, कंप्रेशन वर्क ऐसे लिख सकते हैं। हमें T1 नोन है, T3 नोन है, बट T2 और T4 नोन नहीं है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो CP पता है हमें 1.005 एयर के लिए किलो जूल पर केजी केल्विन, दिया नहीं है तो हम यही मानेंगे। और बाकी बात आ गई हमारी टेम्परेचर निकालने की। तो 1 से 2 प्रोसेस क्या है, आइसेंट्रोपिक। तो उसके लिए क्या आ जाता है, मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। दिस इज वैलिड ओनली फॉर अ आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। अगर आइडियल गैस है, अगर वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस फॉलो कर रही है, तो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इट इज T2 इज इक्वल टू T1, P2/P1 इज RP, दैट इज 6 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो यहाँ से आ गई T2 की वैल्यू। सिमिलरली T3/T4 इज इक्वल टू P3/P4 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। सो T4 इज इक्वल टू T3/6 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो यहाँ से हमारी आ जाएगी T4 की वैल्यू। तो T2 भी नोन है हमें, T4 भी नोन है। तो यहाँ से WT और WC नोन हो गए हमें, टर्बाइन वर्क और कंप्रेसर वर्क। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे हम, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी फाइनल आंसर 21 के लिए इट इज 0.5449633। राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस करना है, तो इट इज 0.54 आ जाएगा आंसर, 545। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देन कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन। तो क्या दे रखा है उन्होंने, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दे रखी है एयर की at 100 kilopascal. 100 kilopascal is the total pressure and specific humidity is kg of water vapor per kg of dry air. Unit भी दे रखा है उन्होंने। So omega they have given us 0.015 kg per kg of dry air and partial pressure of vapor in the existing state round off to 2 decimal places. तो PV निकालना है हमें। तो हमें पता है ओमेगा कैन बी रिटर्न एज 0.622 PV अपॉन PT माइनस PV, वेयर PT इज टोटल प्रेशर। तो ओमेगा आ जाएगा 0.015, इट इज 0.622 PV अपॉन PT इज 100 माइनस PV। तो सिंपल इक्वेशन है, एक अननोन है PV। तो आफ्टर सॉल्विंग 22 का आंसर आ जाएगा 2.3547 किलो पास्कल। सो फॉर 22 2.3547 इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया आपको। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।